एक बार जैसे पेज बना लिया, ठीक है, तो उसके बाद मेरी जैसे 11th-12th आई ना जब, तो आई वांटेड टू बी एन एस्ट्रोनॉमर, तो उसका वे थ्रू नॉन मेडिकल ब्रांच था, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो मैं +1 +2 में जब हुआ 11th-12th में, तो मैंने अपनी फेसबुक आईडी डीएक्टिवेट कर दी बिकॉज आई वांटेड टू फोकस ऑन माय स्टडीज, ठीक है। एंड आई थिंक वो 2 साल जो मैंने सोशल मीडिया से ऑफ रहकर जो मैंने एक तरह से मेहनत की अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, दैट रियली चेंज माय लाइफ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रोजेंडर पर। भाई स्पेस, एस्ट्रोनॉमी, स्पेस से रिलेटेड बातें, कॉस्मोलॉजी और यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ, क्या कुछ जो सीक्रेट्स हैं वो यूनिवर्स ने दबा कर रखे हैं, क्या कुछ रहस्य हैं जो हमारे यूनिवर्स में कई जगह दफन है, उन सबको निकालने का काम जो है वो कोई करता है। और इन सब के बारे में सबको इंटरेस्ट तो होता है, बट जो लोग काम करते हैं ये वाला, उन्हें बड़ा संभल के रहना पड़ता है, क्योंकि भाई अगर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो एक जिम्मेदारी होती है, और ये जिम्मेदारी जिन्होंने अभी भारत में उठा रखी है वो आज मेरे चैनल पर मेरे साथ मौजूद हैं। तो सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स एक वेबसाइट है, एक यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज, सब कुछ जो है सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये जो है संस्था मौजूद है। तो सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स के जो फाउंडर हैं ऋषभ भाई आज मेरे साथ मौजूद हैं। एक और स्पेशल गेस्ट हैं, बट थोड़ा इंतजार करने के बाद आपको मिलने को मिलेगा। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं ऋषभ भाई का। तो ऋषभ भाई कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका रोजेंडर टॉक्स पर। गुड इवनिंग शिवा, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया हैं, और काफी समय से हमारी ये बातचीत चल रही थी, बट ड्यू टू जी कोविड और बाकी सारी बीमारियों वाली जो या बातचीतें हुई हैं उसके चक्कर में हम थोड़ा डिले हो गए, बट कोई बात नहीं, देर आए और दुरुस्त आए। तो भाई सबसे पहले तो सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, और मतलब और कुछ नहीं, सारे सीक्रेट्स आपने खोलने हैं। तो ये जो सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स की शुरुआत है, किस तरह से ये शुरुआत हुई, किस तरह से, एक तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ये नाम कहाँ से आया है, इसका कॉन्सेप्ट जो है कि एस्ट्रोनॉमी के बारे में आप बताएंगे वो कैसे आया। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं अब शुरू करूंगा जब मैं 7th-8th स्टैंडर्ड में था, ठीक है। तो तब मुझे बहुत शौक था, मतलब मुझे नया नया ही शौक था एस्ट्रोनॉमी का। तो उसमें क्या था, मेरे घर में मतलब मेरी दीदी को बहुत शौक था। मेरी दीदी मतलब अभी वो डॉक्टर हैं, तो शी वॉज वेरी मच इन लव विद द कॉस्मोस, और उनसे मेरा इंटरेस्ट आगे डेवलप हुआ। तो क्या हुआ कि मतलब उनके पास कुछ बुक्स थी एस्ट्रोनॉमी की, ठीक है, प्लैनेट्स की बुक्स थी, तो उन्होंने मुझे दी और मैंने वो पढ़ी। एंड आई वॉज इन 7th स्टैंडर्ड, एंड मेरे को बहुत ज्यादा एकदम से इंटरेस्ट डेवलप हुआ एस्ट्रोनॉमी में। तो उसके बाद मैं पढ़ता रहा बुक्स, मैंने एक दो और बड़ी बुक्स ली, और मुझे ज्यादा तो कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि बहुत मतलब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग थी साइंसेस की तब। साइंस अभी अभी शुरू हुई थी, तो मुझे उन बुक्स की पिक्चर्स देखने में बहुत अच्छा लगता था। और जो इंसाइक्लोपीडियाज टाइप होती हैं, उसमें बहुत सुंदर सुंदर इमेजेस होती हैं, टेलीस्कोप की, हबल की, राइट। तो मुझे वो इमेजेस देखने में बहुत अच्छा लगता था। तो आई वुड जस्ट फ्लिप द पेजेस एंड रीड व्हाट्स रिटन बिलो द इमेजेस। एंड तो यहाँ से मेरी एक तरह से शुरुआत हुई। देन आई केम अक्रॉस अ वेबसाइट। आज वो बहुत ही ज्यादा अच्छी डेवलप्ड वेबसाइट है जिसका नाम है skyandtelescope.com। सो ये सब तो मैं पढ़ रहा था जैसे बुक्स में, राइट, कि ये स्टार ऐसे हैं, प्लैनेट्स ऐसे हैं। लेकिन skyandtelescope.com से मेरे को ये फायदा हुआ कि मुझे पता लगा कि ये चीजें रात को देखनी कैसे हैं आसमान में। सो देखो, 7th-8th में जब तुम हो, ठीक है, और तुम्हें कोई कहे कि रात को जाकर स्काई में देखो तो तुम्हें सैटर्न और जुपिटर दिखेंगे, लाइक मेरे लिए वो बहुत ही बड़ी बात थी, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट वाली बात थी। सो वहां से मेरी ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी की जर्नी स्टार्ट हुई। एंड the day I saw the first planets with my eyes, with my naked eyes, I was on cloud 9, because मैंने तो सोचा था कि ये चीजें तो मतलब
दिखती ही नहीं होंगी, कितनी दूर है, राइट? छोटे होते यही सोचा था मैंने। तो वहां से मतलब आई जब यूज्ड टू गो टू दैट वेबसाइट। हाँ, आई फर्क यूज्ड टू पता गो टू लगता दैट है कि वेबसाइट। मार्स और कि मार्स है, हाँ, वो जो दिखा है जिसको वो लाल मार्स है। लाल तारा समझ रहे थे जिसको, अरे वो तो मार्स है, वो सोच के ही हाँ, लगता अब। और देखो ऐसा होता है ना कि जब हम मूवीज में फिल्म स्टार्स को देखते हैं, राइट, देखते हैं, तो हमें लगता है जब वो एकदम से सब सामने आ जाते हैं तो हमें एकदम बहुत एक्साइटमेंट फील होती है, क्योंकि अरे इनको तो हमने, इनके बारे में तो देखा हुआ है, इनको तो सुना हुआ है हमने। तो मेरे हाँ लिए भी ऐसा ही था। मैंने मैंने ये सारी बुक्स में पढ़ी थी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, और अब एकदम से सामने मैं देख रहा हूँ उनको नेकेड आई से व्हेन आई वाज किड। तो तब बहुत ही ज्यादा अच्छी फीलिंग थी। तो वहां से तो उनके पास आज भी वो एक सीरीज है, दिस दिस वीक इन स्काई। तो उसमें क्या है, वो हर दिन क्या होने वाला है स्काई में, कौन सा स्टार कौन से प्लैनेट के पास होगा, मून कहाँ होगा, वो आज भी कंटिन्यू करते हैं। एंड आई स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम देयर, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दैट वेबसाइट। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैं मतलब 2011 में आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड, तो मैंने फेसबुक पे भी नया नया अकाउंट बनाया था। एंड मैंने सोचा कि एक ऐसे करते हैं, एक पेज बनाते हैं जिसपे मैं ये यूनिवर्स की सारी फोटोज डालूंगा, ठीक है। एंड जो पेज का अगर आप ऑफिशियल बर्थ डेट देखो तो वो है 28 दिसंबर 2011। और जो मतलब वन ऑफ द फर्स्ट पिक्चर्स थी ना, जो पोस्ट थी फेसबुक पेज पे, वो कुछ नहीं थी, वो एक सन की फोटो थी, और ऊपर लिखा है आर सन। सो सच हम्बल बिगनिंग्स, आई वाज वेरी थ्रिल्ड टू शेयर ऑल दिस इंफॉर्मेशन। तो मैं क्या करता था, नेबुलास की पिक्चर्स डालता था, लाइक द फ्लेम नेबुला, द हार्ट नेबुला। मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब शेयर करना। And daily I used to go on Wikipedia or other encyclopedia websites to learn something about them every day. तो एक बार में क्या हुआ, when I came across the Crab Nebula, right, एक ये 1054 AD में सुपरनोवा हुआ था, उसका जो रेमनेंट है दैट इज क्रैब नेबुला। तो वो टॉरस कॉन्स्टेलेशन में है। सो उस मतलब एक स्टार है, उसके थोड़ा सा डिग्री से मतलब बहुत कम डिग्रीज के पास ही है उसका जो तो मेरे पास मैंने आई वाज लाइक ये स्टार्स तो मैंने देखे हुए हैं। तो मैं आई वेंट टू माय टेरेस एंड ट्राई टू सी द क्रैब नेबुला, बट वो कोर्स विजिबल आई से नेकेड मतलब नेकेड वो आई से विजिबल बहुत नहीं ही है। मुश्किल है। सो बट हाँ, बट मैं उस रीजन ऑफ द स्काई में देख रहा हूँ जहां पर एक एक्सप्लोजन हुई थी। दैट वाज आल्सो वेरी वेरी थ्रिलिंग मोमेंट फॉर मी। एंड फिर व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड माय फादर बॉट मी अ टेलीस्कोप, एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग। और ये कौन सा सो टेलीस्कोप था? द फर्स्ट इट वाज अ 60 mm टेलीस्कोप, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा नहीं था, जस्ट फॉर बिगनर्स, अ रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप। बट उसमें बहुत ज्यादा मतलब इट चेंज माय लाइफ, बिकॉज उससे मैंने मून के क्रेटर्स देखे, एंड सैटर्न की रिंग्स देखी, जुपिटर का जुपिटर के जो 4 गैलीलियन मून्स हैं वो देखे। एंड इन 2012, आई थिंक 6 जून 2012, ट्रांजिट ऑफ वीनस हुआ था। तो वो क्या था कि मतलब इस सेंचुरी में वो लास्ट था, इसके बाद 108 साल बाद होना था। ट्रांजिट ऑफ वीनस मतलब जैसे सन, वीनस एंड अर्थ कम इन अ स्ट्रेट लाइन, तो जब अर्थ से देखो तो वीनस विल क्रॉस इन फ्रंट ऑफ द सन, जैसे मून सोलर इक्लिप्स अच्छा, में होता है। याद है मुझे। उस समय मैं शायद अपने मामा जी के घर था, तो न्यूज में काफी दिखा रहे थे ये चीज को। हाँ, हाँ, और हाँ, उस समय इंटरेस्ट हमारा भी था, तो कुछ ऐसा पता लगा था तो देखना था, बट कैसे देखे वो नहीं पता था। हाँ। तो तो वो तो उसमें क्या निकल हुआ, गया, तो बट 5th जून की रात को, 5th जून की रात को मतलब मैंने पूरी तैयारी कर ली है, टेलीस्कोप सेट है, सब सेट है कि कल सुबह तो देखना ही देखना है। और एक मैं आपको एक यूनिवर्सल लॉ बता दूं एस्ट्रोनॉमी का, ठीक है। कि जिस जब भी कोई दिन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट कोई होता है, इवेंट होगा, क्लाउड बारिश बादल जरूर होंगे। क्लाउड्स तो आने ही आने हैं। और सुबह उठा, मैंने कहा ये क्या हुआ, क्लाउड्स प्योर, मतलब इतने ज्यादा क्लाउड्स। मैं कहा यार ये तो डूबने वाला है इवेंट। और आप देखो जून की गर्मी, पंजाब में तो वैसे ही इतनी गर्मी, ठीक है, जून की गर्मी में आई स्टूड फॉर 1 hour ऑन द टेरेस, एंड पता नहीं जस्ट फॉर 2 seconds मुझे वो ट्रांजिट दिखा, इतना सा टाइम बस। भाई उस समय पे हमारे अंदर क्षमता ज्यादा थी आज के हाँ, मुकाबले। और आई एम वेरी थैंकफुल टू माय एल्डर ब्रदर। माय एल्डर ब्रदर वाज स्टडीइंग इन दिल्ली,
एट दैट टाइम। एंड उन्होंने क्या किया, मेरे को वहां से सोलर फिल्टर अरेंज करके दिया, बिकॉज मेरा टेलीस्कोप बाहर से आया था, तो और यहाँ पर वो तो सोलर फिल्टर उसका अवेलेबल नहीं था। तो सही। उन्होंने मुझे सोलर फिल्टर की शीट भेजी दिल्ली से मेरे को, सो दैट आई डोंट मिस दिस इवेंट। एंड मैंने मतलब फिर घर पे एक सोलर फिल्टर बनाया, टेम्पररी सोलर फिल्टर, आज भी वो मेरे पास है। बहुत So, सुंदर। transit of Venus was one of the best moments because it was not going to happen in my lifetime again. और वो शायद एक जो भी अर्थ पे इस वक्त है उनको नहीं दिखेगा आगे 108 साल बाद। थ्रेशोल्ड था एक आपके लिए कि अब से जो है वो हाँ गियर डल चुका है, अब बस बढ़ानी है आगे गाड़ी। बहुत हाँ। सुंदर, फिर बहुत फिर सुंदर। मैंने क्या किया, फिर 2016 में उसी टेलीस्कोप से ट्रांजिट ऑफ मर्क्यूरी पे थे। अब उसमें वो क्या था कि शाम के टाइम था जब जो सन की इंटेंसिटी होती है बहुत कम हो जाती है, एंड यू कैन सी थ्रू द टेलीस्कोप। वैसे इट्स नॉट गुड टू सी द सन थ्रू अ टेलीस्कोप, इट विल बर्न योर आईज। बट जब एकदम सेटिंग सन है, बहुत ज्यादा डिम हो चुका है, उस टाइम आप देख सकते हो। एंड आई सॉ होराइजन के इट एकदम विदाउट करीब वो। सोलर फिल्टर। हाँ, तो उसमें ज्यादा ग्लेयर नहीं होता, एंड आई सॉ द ट्रांजिट ऑफ वीनस। और आपको एक बात बताऊं, 9 मई 2016 को ट्रांजिट ऑफ वीनस था। 10 मई 2016 को मेरा बीएससी में वेव्स एंड ऑसिलेशंस का एग्जाम था। ऑफ कोर्स, अब एस्ट्रोनॉमी इवेंट है तो मैं कैसे मिस कर दूं, सारा दिन उसकी वेट है ना। मैं इवन ऐप पे देख रहा हूँ कहाँ पहुंचा सन, कहाँ पहुंचा मरकरी, है ना। तो और अगले दिन पेपर में कुछ ज्यादा आता नहीं था। बट नाउ आई लुक बैक, I don't even remember the grade that I had, but I remember that once in a lifetime experience that I had at that age. बहुत सुंदर, बहुत So सुंदर। the अगर secrets उस of the दिन वो universe नाम, हाँ, हाँ, the secrets of the universe नाम जो है just came to my mind। मैंने कुछ नहीं ऐसा सोचा था, मैं पेज बनाने बैठा हूँ 2011 में, और मैंने कहा the secrets of the universe, ये ठीक है, रख दो। चलो बढ़िया है, ये रखते हैं। बाकी आगे आगे बाद में देखेंगे, अभी पहले इससे शुरुआत बिल्कुल। करते हैं। अच्छा, सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स आपने शुरू किया, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी के बारे में आपने काफी कुछ बताया, कॉस्मोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताने के बाद जब यूनिवर्स की बात आई थी, ऑब्वियसली आदमी कॉस्मोलॉजी में चला जाता है। तो आपकी जो एक इंफॉर्मेशन थी उसको फिल्टर करने में किस तरीके का आपकी जर्नी रही है कि उसको खुद फिल्टर आउट करते हैं? जब हम अपने ही पुराने पोस्ट देखते हैं तो फिर वो हो जाता है कि यार ये मैंने लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल। ये इमेज कौन सी यूज करी है मैंने, ये इमेज तो ये हाँ यूज ही नहीं होनी थी, एग्जैक्टली। फिनोमेना कौन सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, इमेज कौन सी लगा रहा हूँ। तो ये जो फिल्टर आउट होते गए होते गए होते गए, इस जर्नी के दौरान क्या कुछ नया सीखने को मिला कि एस्ट्रोनॉमी में क्या कुछ, और इंडिया के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो भारत के बेसिस पे, क्योंकि अगर जिस समय की आप बात कर रहे हो उस समय पे इंटरनेट उतना चरम पे था नहीं। कुछ 245 रुपए का 1 GB डेटा मिलता था 1 महीने का। तो उस समय के हिसाब से किस तरह से चीजें मैनेज हो रही थी और किस तरह से जर्नी में आप नई चीजें सीख रहे थे, और मैनेजमेंट कैसा था, क्योंकि डेटा बहुत लिमिटेड मिलता था उस वक्त। उस समय पे एक पेज चलाना, फेसबुक पेज चलाना, और यूट्यूब चैनल उस वक्त तक शुरू हो चुका था क्या? नहीं, नहीं। मैं बताता हूँ क्या हुआ। अब एक बार जैसे पेज बना लिया, ठीक है, तो उसके बाद मेरी जैसे 11th 12th आई ना जब, तो हम्म। आई वांटेड टू बी एन एस्ट्रोनॉमर। तो उसका वे थ्रू नॉन मेडिकल ब्रांच था, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो मैं +1 +2 में जब हुआ 11th 12th में, तो मैंने अपनी फेसबुक आईडी डीएक्टिवेट कर दी, बिकॉज आई वांटेड टू फोकस ऑन माय स्टडीज, ठीक है। एंड आई थिंक वो 2 साल जो मैंने सोशल मीडिया से ऑफ रहकर जो मैंने एक तरह से मेहनत की अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, दैट रियली चेंज माय लाइफ। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय मैथमेटिक्स प्रोफेसर। उनका नाम है डॉक्टर जरनैल सिंह सैनी। तो वो क्या थे, मतलब एक टाइम पे वो इतना ज्यादा अच्छे टीचर थे एक टाइम पे, मतलब मैं फिजिक्स छोड़ के मैथ से ज्यादा प्यार करने लग गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब फिजिक्स तो मुझे बहुत देर बाद पसंद आई, पहले सारा प्यार मतलब ये मैथ से तो हुआ था वर्मा सर वाला +1 +2 से। केस है। एंड
हाँ, वो कैलकुलस कैलकुलस के जब दिन थे, जब उन्होंने कैलकुलस पढ़ाया हमें, लाइक इट वाज 6 in the morning कैलकुलस क्लासेस, दोज यूज्ड टू बी द मोस्ट वंडरफुल डेज ऑफ माय लाइफ, बिकॉज कैलकुलस से तो एकदम प्यार हो गया था। इतना अच्छा पढ़ाया उन्होंने। सो फिर मैंने क्या किया, आई नेवर वांटेड टू बी एन इंजीनियर, सो मैंने जेई का एग्जाम भी नहीं दिया, जेई मेंस, मैंने इंजीनियरिंग एंट्रेंस अच्छा, एग्जाम भी नहीं मेंस दिया, दिया ही जस्ट वेंट नहीं? फॉर, दिया ही नहीं, घर बिकॉज वालों आई को कैसे वांट मनाया टू भैया, बिकम एन ये इंजीनियर। जरा हमको बताओ, क्योंकि घर वालों को कैसे मनाया फिर? घर वालों ने कहा जो करना है करो, तुम्हारी लाइफ है। मैंने उनको सही। बताया, मैं कहा ऐसा फिजिक्स में इंटरेस्ट है, एस्ट्रोनॉमी पढ़नी है, कहते करो। तो घर वालों की बहुत सपोर्ट है इस मामले में, ये तो बढ़िया। थैंकफुल टू नेचर एंड गॉड। तो उसमें क्या हुआ फिर, बीएससी शुरू की मैंने, तो अभी तक मतलब मेरा फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेटेड ही था। तो जब 1 साल हो गया फिजिक्स की डिग्री में, राइट, तो जब छुट्टियां हुई गर्मियों की, तो आई केम बैक। उस वक्त जो मैंने मतलब तब का पेज बनाया हुआ था, तब मेरे अराउंड 1500 फॉलोअर्स थे। और मैं थोड़ा थोड़ा मतलब लाइक, अगर मेरी जैसे मई 2016 में क्लासेस मतलब शुरू हुई मेरी वेकेशंस, तो मैं 2-3 महीने पहले थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दिया था। एंड आपने देखी होगी, एक पोस्ट होती है हमारी वीकली, दिस वीक इन स्पेस, वो तब की चली आ रही है, अराउंड जनवरी 2016 की। आज उसको 5 साल से ऊपर हो गए उस पोस्ट को, एंड वो एक भी हफ्ता मिस नहीं की हमने। तो तब धीरे धीरे करके अराउंड 1600 फॉलोअर्स हो गए थे बाय द टाइम आई केम बैक टू माय होम फॉर समर वेकेशंस। तो जब मैं घर आया तो मैंने एक पोस्ट बनाई, उस पोस्ट का नाम था 10 इक्वेशंस दैट चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो उसमें क्या था, एक मैंने क्या किया कि एक पेपर लिया, 10 स्लिप्स बनाई, उनको इक्वेशंस को अपने हाथ से मार्कर से लिखा, और मैंने थोड़ा सा मतलब एक ऐप है पिक्सआर्ट करके, तब मैं वो यूज करता था, तो वो वाली ऐप पे मैंने उसको एडिटिंग करके बताया कि ये इक्वेशन क्या बताती है। तो ऐसे फेसबुक पे 10 इमेजेस डाल दी। नो जस्ट इमेजिन, उस टाइम पे अभी 1500 फॉलोअर्स भी नहीं है, एंड दैट पोस्ट गॉट 5000 शेयर्स। वो वायरल हो गए एकदम से। लाइक आज भी इतने शेयर्स किसी पोस्ट पर नहीं आते। उतना एंगेजमेंट तो नहीं। जब, हाँ, तब एकदम से मतलब लाइक स्काई रॉकेटेड, द रीच स्काई रॉकेटेड। एंड उसमें क्या हुआ, पेज पे लाइक्स आने लग गए। तो पहले क्या होता था, हर 100 लाइक्स पे मैं थैंक यू पोस्ट डाल देता था, 2-3 महीने में जब आते थे। अब हर 2 दिन में आ रहे हैं, तो मेरे को 2 दिन में मैंने थैंक यू पोस्ट डाली, तो फिर बाद में सोचा अरे अब थोड़ा इसको लेवल अब बढ़ाते हैं, अब 1000 लाइक्स पे जाकर हटाओ थैंक यू अब। पोस्ट डालेंगे। तो वहां से फिर मैंने वहां पर मतलब शुरू किया। तो मैंने देखा कि ना, फेसबुक पर अभी बहुत कम पेजेस हैं ऐसे, जो एस्ट्रोनॉमी के पेजेस हैं, फिजिक्स के भी थोड़े से पेजेस हैं, बट एस्ट्रोफिजिक्स के पेजेस बहुत कम है, जो मतलब फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी को मिलाएं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की, इसका नाम था एस्ट्रोनॉमी टर्म ऑफ द डे। तो कंसेप्ट वाज वेरी सिंपल, कि मैं कोई कंसेप्ट पढ़ता था, उसको अच्छे से समझता था एस्ट्रोनॉमी का, और मैं उस पे एक टर्म बना देता था। जैसे लिखा, जैसे मान लो कुछ भी लिखा, मेन सीक्वेंस स्टार, तो उसके नीचे 4-5 लाइनें लिख दी कि मेन सीक्वेंस स्टार क्या होता है। अब इससे दो फायदे हो रहे थे। इससे एक तो मेरा फायदा हो रहा था कि मेरे को रोज नई चीज सीखने को मिल रही थी, ठीक है, और दूसरा फायदा हो रहा था मेरी ऑडियंस का, जो नई चीज मेरे से सीख रहे थे और जिनके लिए भी ये एकदम नई चीज थी। तो वो जो पोस्ट सीरीज थी, एस्ट्रोनॉमी टर्म ऑफ द डे, 24 मई 2016 को जो मैंने स्टार्ट की, आज वो फिजिक्स टर्म ऑफ द डे के नाम से जानी जाती है। मतलब उसको 3 साल मैंने एस्ट्रोनॉमी टर्म ऑफ द डे किया, एंड देन आई एक्सपैंडेड इट्स स्कोप, और उसको फिजिक्स टर्म ऑफ द डे। एंड मैं आपको सीरियसली कहूँ तो आई प्राइड माई सेल्फ अ लिटिल बिट, कि मैंने एक भी दिन वो पोस्ट रोकी नहीं, कुछ भी हुआ हो, चाहे मेरा मेरा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम हो, ठीक है, या फिर मैं वेकेशन पे हूँ, या घर में कोई फंक्शन है, कुछ भी है, टर्म तो डालनी ही डालनी है, चाहे वो कहीं भी बनाऊंगा बैठ के। तो आज भी वो सीरीज फिजिक्स टर्म ऑफ द डे के नाम से वो चल रही है। तो उसमें क्या हुआ फिर, दो मतलब बाय द टाइम माय वेकेशंस गॉट ओवर, 2 महीने में मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो चुके थे। एंड जब मैं फिर वापस गया अपने यूनिवर्सिटी,
तो तब मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगने लग गया कि अरे पेज भी संभालूं और अपने एकेडमिक्स भी संभालूं। फिर जो मेरी एक फ्रेंड है, सिमरन उसका नाम है, सिमरन बुटर, तो मैंने उनको बोला कि अरे तुम मेरी हेल्प करो इस चीज में। मैं दिल्ली गया हुआ था तब, हमारी एक सीरीज एक और चल रही थी, फोटोज की सीरीज थी, वो साइंटिस्ट ऑफ द वीक करके। तो हम हर ओके। थर्सडे को एक साइंटिस्ट को एक फीचर करते थे फोटोज में, मतलब डालते थे उनके बारे में, एक फोटोज डालते थे 10 या 11 फोटोज। तो तब मैं उस हफ्ते एक दिन बना नहीं पाया, तो मैंने सिमरन को फोन किया। मैं कहा सिमरन ऐसा है, ये वाली ऐप डाउनलोड करो और इस पे ऐसे ऐसे करके बनाओ, और प्लीज देखो कि कैसे कर सकते हैं। मैं आज नहीं बना सकता बट आई डोंट वांट टू मिस दैट। तो उन्होंने मेरे को फिर बना कर दिया, ठीक है। एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि द वे शी प्रेजेंटेड द इंफॉर्मेशन, इट वाज फार बेटर देन मी। तो मैंने कहा सिमरन ये अब तो तुम ही बनाओ, ये सीरीज अब तुम ही बनाओ, because the way you write and the way you present the life story of the scientist, you really add value to it, add life to it. तो मैंने कहा ये तुम सीरीज तुम्हारी हुई, अब तुम बनाओ। सो मतलब उस टाइम से अब तक हम इकट्ठा ही काम कर रहे हैं। सुंदर सुंदर, काफी सुंदर। मतलब उन्होंने एक ओखली में सर दिया और मतलब आपने पकड़ लिया उसको, चीज को, कि ये जो है भैया, ये हमारे साथ लंबा जाने वाले हैं लोग हैं। हाँ। अच्छा, बाकी की टीम जो है आपकी, वो बड़ी अतरंगी सी बात है कि 3 इंडियंस और 3 जो है वो फॉरेनर्स हैं। तो और भी स्टाफ में भी होगा आपके पास। तो ये जो टीम है, ये किस तरह से बिल्ड हुई? ये लोग क्योंकि मेरे हिसाब से जितना मैंने वेबसाइट पे देखा है, आपने मुझे बताया था, उतना भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके बारे में, पर्सनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन। काम की इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहती है, बट पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट करने में समय लगता है। तो अभी के हिसाब से ये सारे स्कूल्स या बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो ये कैसे जुड़े हैं आपके साथ? तो हाँ, ये कैसे जुड़े, अब नाउ सिमरन एंड मी आर वर्किंग टुगेदर। तो इतने टाइम में नेक्स्ट पर्सन हु वुड कम इज चिराग मित्तल। तो चिराग का कैसे हुआ, उसने he also liked space, तो he saw me on Facebook and उन्होंने चिराग देखा मित्तल कि जी, मेरे ख्याल से शायद ये इनका नाम मैंने सुना है, पहले एस्ट्रोनॉमी क्लब और इस तरह के पेजेस कह रहा हूँ, ग्रुप्स हुआ करते थे, उनमें शायद ये हाँ पोस्ट हाँ करते थे। हाँ, वहीं से हम मिले। उन्होंने देखा कि मैं शेयर कर रहा हूँ ऐसी पोस्ट, तो उन्होंने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी एंड हम फ्रेंड्स बने। एंड हमारी काफी देर तो कोई बात ज्यादा हुई नहीं। तो फिर धीरे धीरे लाइक अराउंड, जब मैंने फिर वेबसाइट बनानी थी, राइट, तो जब वेबसाइट मैंने बनाई तब आई इंक्लूडेड हिम, कि ही वाज रियली enthusiastic about joining us and writing for the secrets of the universe। तो उन्होंने शुरू में काफी हेल्प किया आर्टिकल्स की। एंड आई मीन जितना भी टेक्निकल काम है वेबसाइट का, वो सारा वो देखते हैं, बिकॉज मेरे को इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है वेबसाइट की। सो ही इज द द मैन हु built the website and told me how to do all this stuff, technical stuff। तो आज भी उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एंड लाइक ही आल्सो केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ द एनालिटिक्स। तो कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने, मतलब सब कुछ उनका ट्रैक रखना, कैसी पोस्ट चल रही हैं। सो ही यूज्ड टू टेल मी टाइम टू टाइम कि ऐसा ऐसा है। सो ही प्लेड अ वेरी बिग रोल। और बाकी जो एंड 3 देन लोग उसके हैं? बाद, हाँ, उसके बाद जैसे जैसे हमारी वेबसाइट चली, राइट, तो जैसे जैसे वेबसाइट चली, हम आगे काम किया उसके ऊपर। तो आई गॉट ईमेल फ्रॉम समवन नेम्ड, हर नेम वाज एना। सो वो पोलैंड से हैं। सो शी वाज रियली, शी इंसिस्टेड मी टू जॉइन। एंड आई सेड ओके, यू कैन स्टार्ट राइटिंग आर्टिकल्स। एंड बिकॉज अब हमारे पास 3 ऐसे लोग थे जो फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी पे लिख सकते थे, सो आई थॉट व्हाई नॉट एक्सपैंड द होराइजन। एंड उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में लिखने का, लाइक स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, बायोलॉजी। सो ये सारी मैंने सोचा फिर लेट्स एक्सपैंड द स्कोप। एंड आज वो जितना भी बायोलॉजी और अर्थ का सेक्शन है, वो एना संभालती हैं। फिर उसके बाद बॉगडन आए। बॉगडन रोमानिया से हैं। एंड ही इज वेरी क्रिएटिव राइटर, आई वुड से। मतलब
उनके आर्टिकल्स जो हैं, आई लिटरली लव टू रीड देम। लाइक जब फाइनल एडिट मैं करता हूँ, सो बिफोर पब्लिशिंग, एंड आई जस्ट वेट फॉर हिज आर्टिकल्स बिकॉज ही इज अ वेरी क्रिएटिव राइटर। उनके इमेजिनेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। सो अभी रिसेंटली उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, मार्स सिटी, हाउ वुड अ टूरिस्ट गाइड लुक लाइक ऑन मार्स इन 60 और 100 years। तो वो बहुत इमेजिनेटिव आर्टिकल है। मैं तो उतना मतलब इमेजिनेशन में ही खो गया था उनकी। तो फिर ऐसे करके हमारी टीम धीरे धीरे बनी। सो all the authors first joined as guest authors, and once they showed the commitment and they worked really well, and then I brought them into the team। so ऐसे 2-3 और गेस्ट आर्टिकल्स मेरे मतलब रह चुके हैं साथ में। जी, बहुत बढ़िया। तो अब भाई बात करते हैं वेबसाइट के बारे में। वेबसाइट जो है आपकी, उस पे कई सारे कॉलम्स हैं। मतलब अगर एक बंदा जाता है तो उसको कई सारे फ्लेवर्स मिलते हैं, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी का हो, चाहे वो एस्ट्रोफिजिक्स का हो, चाहे कॉस्मोलॉजी के बारे में कुछ जानना हो, या जनरल साइंस के बारे में जानना हो। सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स में मतलब इस तरह की चीज नहीं है कि एकदम बांध के रखा हुआ है सिर्फ यूनिवर्स से। बाकी नॉर्मल साइंस के बारे में भी बात होती है, बट बेस अभी यूनिवर्स के बारे में है। तो इन सब नॉलेज को, इन सब चीज़ों को, एक तो आपने हमें बताया भी कि किस तरह से आप उनको कलेक्ट करके अपनी वेबसाइट तक लेकर आते हो, और ऑथेंटिसिटी कैसे मेंटेन करते हो। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ऑथेंटिसिटी मेंटेन करना, कि कितनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हम लोग दे रहे हैं। प्लस इस चीज़ को भी ध्यान में रखना कि हमारे पास कोई कॉपी राइट का इशू ना आए, कि कोई कॉपीराइट लगा दे हम पर। और इस तरह की चीजें जो है, वो न्यूज़ जो है, सोर्सेज कहाँ से लेने हैं, और अगर कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसके रेफरेंसेस किस तरह से कहाँ से लेने हैं। तो ये सारी चीजें किस तरह से मेंटेन होती हैं आपकी वेबसाइट पर, और किस तरह का काम जो है वो आपको अपनी वेबसाइट पे आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हो बेसिकली। और मेरा पहला वाला जो ये सवाल है वो काफी लोग जानना चाहेंगे कि ये सब मेंटेन कैसे होता है, चीजें जो है वो कॉपीराइट की एक जो होती है, हम लोगों को सबको फिक्र रहती है कि कॉपीराइट ना आ जाए। तो कॉपीराइट को ध्यान में रखते हुए चीजें कैसे लिखी जाती हैं, और किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है ऑथेंटिसिटी को चेक किया जाता है। ओके, सो अगर आप हमारे वेबसाइट पे मोस्ट आर्टिकल्स देखो पिछले 1-2 साल में, सो यू विल फाइंड कि वी हार्डली पब्लिश एनी न्यूज आर्टिकल ऑन आवर वेबसाइट। अगर कोई बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च है, लाइक लास्ट टाइम जो मैंने लिखी थी वो एक डेलिट्स डीके के बारे में लिखा था, जिसमें हिग्स बोसॉन का एक डीके मोड है। सो इट वाज अ वेरी प्रोमिनेंट न्यूज इंफॉर्मेशन, एंड एक वो इंफॉर्मेशन थी जो मैंने सिर्फ न्यूज आर्टिकल पब्लिश किया था। तो अब न्यूज आर्टिकल में क्या है ना कि फर्स्ट, अब ये तो है नहीं कि तुम्हें बैठे बैठे पता लग जाएगा कि क्या हुआ। You have to first read कि क्या हुआ, right? And then once you read that, and ये भी नहीं कर सकते कि तुम ओरिजिनल रिसर्च पेपर पूरा पढ़ो, because उसमें there's a limited scope, कि there is a limited scope जितना तुम्हें समझ आ सकता है, right? तो उसमें क्या है, what I did was कि बहुत छोटा सा सेक्शन जो मेन डिस्कवरी थी उसको मैंने समझा पहले, ठीक है, और उसको समझ के मैंने उसको अपने वर्ड्स में रिफ्रेज किया ताकि मैं उसको अपनी ऑडियंस तक लेके जा सकूं। बट बिफोर दैट, ताकि मतलब ये ना लगे कि अरे ये तो वहां से उठाया और यहाँ डाल दिया, व्हाट आई डिड वाज आई एडेड मोर इन्फॉर्मेशन। जो मतलब जैसे जैसे हिग्स बोसॉन क्या है, हिग्स बोसॉन मतलब बिफोर टॉकिंग अबाउट द हिग्स बोसॉन डीके, आई एक्सप्लेन कि ये सब कहाँ से आया, एंड देन आई एक्सप्लेन की डिस्कवरी असल में क्या थी। सो जितने भी हमारे आर्टिकल्स मोस्टली होते हैं, दे आर रिटन बाय ऑथर्स देमसेल्व्स। वो उनके मोस्टली अपने आइडियाज हैं, या फिर व्हाट दे हैव लर्नड इन स्कूल और इन कॉलेजेस, दे आर शेयरिंग दैट स्टफ विद अस। तो न्यूज आर्टिकल्स तो हम वेबसाइट पे मोस्टली पब्लिश ही नहीं करते, इसलिए जितने आर्टिकल्स आप देखते हो दे आर ऑथर्स अपने मतलब अपनी मर्जी से लिखते हैं। एंड बिफोर एवरी मंथ वी हैव अ मीटिंग कि नेक्स्ट मंथ हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, कितने आर्टिकल्स कौन लिखेगा,
So sometimes they suggest the articles they want to write, sometimes I suggest them should cover this topic or this news, etc. So जो मतलब एक तरह से ऐसे हमारा मतलब कर लेते हैं कि हर ऑथर में हम काम इक्वली बांट कर हम देखते हैं. एंड आई बिकॉज all are not full time working with me, so I keep in mind कि उनके schedule के हिसाब से मैं अपने articles का schedule रखूं. Like suppose किसी के एग्जाम्स हैं, so वो 4 की जगह 2 आर्टिकल्स लिख पाएंगे, so we share the burden कि जिसको एग्जाम्स नहीं है, जो फ्री है, वो 4 की जगह मान लो 5 आर्टिकल्स लिख लेगा. so ऐसे it's all a team work for us. जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. अच्छा, अब बायोग्राफीज पे आ जाते हैं. जरा बायोग्राफीज की जो एक सेक्शन जो है आपकी वेबसाइट पर जो दिखाई पड़ता है, और बहुत सारे साइंटिस्ट की बायोग्राफी है और बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में, तो ये आइडिया किसका था? सबसे पहले तो मैं इससे बड़ा प्रभावित हूँ. अगर आपने मेरे चैनल पर ध्यान दिया हो तो आपको पता लगेगा कि क्यों मैं उस चीज से प्रभावित हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि साइंस के बारे में अगर समझना है तो साइंटिस्ट को समझना ही पड़ेगा. तो वो तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है. एक तो ये आइडिया किसका है और किस तरह से उनको ये आइडिया आया है? जहां तक मैं गेस कर पा रहा हूँ, ये आपका और सिमरन जी का कुछ कंबाइंड मेरे को दिखाई देता है. ये बायोग्राफीज जो है, इट इज अ रिफाइंड वर्जन ऑफ साइंटिस्ट सीरीज एक्चुअली. तो जो साइंटिस्ट सीरीज हमने शुरू की थी, तो लाइक हमने उसकी 31 to 32 वीक्स हमने साइंटिस्ट सीरीज चलाई थी. ठीक है, तो लेट्स मोर देन हाफ अ ईयर. तो हमने फिर जब हमारी वेबसाइट बन गई, वी स्टॉप्ड पब्लिशिंग दैट सीरीज एंड वी टुक द साइंटिस्ट सीरीज टू वेबसाइट. तो हमने उस मतलब वो जो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक था ना इस बायोग्राफीज के आइडिया का, वो साइंटिस्ट सीरीज था हमारा. उसमें जिसमें 31 मतलब हमने पोस्ट पब्लिश की थी 31 वीक्स के लिए. तो आज मोस्ट ऑफ मतलब जितनी हमारी मोटिवेशन है इसके बारे में, वो ये है कि आज अगर आप किसी भी बच्चे को पूछो या किसी को भी मतलब जो इतना वेल वर्स नहीं है साइंस में, या हमारी तो चलो फील्ड फिजिक्स है, तो लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स. तो आप किसी को पूछो जिसने लाइक ज्यादा फिजिक्स नहीं पढ़ी, उनको पूछो कि नेम साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया, तो वो क्या कहेंगे? टेस्ला, आइंस्टाइन, न्यूटन, राइट. और जिसने थोड़ी सी ज्यादा जिसको पता है वो आगे मैकेनिक्स की तरफ जाएगा. कूल नाम. हाँ, तो ये ऐसे करेंगे. तो बट हमने तो 5 साल फिजिक्स पढ़ी, राइट, एमएससी तक फिजिक्स पढ़ी है. तो हमें पता है कि फिजिक्स इज मच मोर देन दीज फ्यू नेम्स, देन दीज फ्यू सुपरस्टार्स ऑफ साइंस जो जिनको मतलब जो बहुत फेमस हैं. सिर्फ जरूरी नहीं कि उन्होंने ही बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है फिजिक्स में. जिनका नाम नहीं भी आता मेन स्ट्रीम मीडिया में, उन्होंने भी आज बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है. मैं आपको अगर कुछ एग्जांपल्स दूं तो लेट मी थिंक. या आपने सेसिलिया पेन का नाम सुना? सेसिलिया पेन, उन्होंने अपनी पीएचडी थीसिस में पता है क्या प्रपोज किया? द स्टार्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, primarily made up of hydrogen and helium. Just imagine, इस आइडिया के बिना हमारे स्टेलर रेवोल्यूशन मॉडल्स कभी बन पाते? अमेरिकन है, आई थिंक सो, यस, सेसिलिया पेन. अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो इन्होंने साहा इक्वेशन यूज करी थी इस काम में. साहा's इक्वेशन से बहुत इनका मतलब लिंक था काम. हाँ, अब भी आता है मेरे को. हाँ, क्योंकि साहा's इक्वेशन यूज करके इन्होंने फिर कहा था कि मैं साहा इक्वेशन यूज करके पता लगाती हूँ कि उसमें हाइड्रोजन का कंटेंट है कितना एक्चुअल में. या तो फिर और वो हीलियम पता करनी थी, पता नहीं, तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि वो. या तो उन्होंने यही बेसिकली ये प्रपोज किया ना कि जो स्टार्स के मेन प्राइमरी एलिमेंट्स है वो हाइड्रोजन और हीलियम. हाँ, उन्होंने ये प्रूफ किया था. Her colleague said that this is the most brilliant PhD thesis in astronomy back then. So, but
वी डोंट नो हर नेम, उनका नाम नहीं आता सामने। ऐसे ही बहुत सारे और हैं, जैसे हर्ट्सप्रंग एंड रसल, जिन्होंने हर्ट्सप्रंग रसल डायग्राम बताया, लाइक वो एक डायग्राम है जिसके ऊपर आप यूनिवर्स का हर स्टार प्लॉट कर सकते हो और उसकी लाइफ को ट्रैक कर सकते हो। जस्ट इमेजिन कितनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी और कितने इंपॉर्टेंट टूल्स हैं ये, बट इनके नाम नहीं आते सामने। सो इट्स, एज अ साइंस कम्युनिकेटर, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि I don't want to just focus on what's already known to people. I want to throw light on what's more in physics and astronomy. बढ़िया, इस बात से मैं बड़ा प्रभावित हूँ कि ये काम जो है वो किसी ने बेड़ा उठाया है, किसी ने एक्चुअल में इस बारे में सोचा कि साइंटिस्ट को जानना बहुत जरूरी है। अमूमन तौर पर लोग कहते हैं यार उनकी रिसर्च के बारे में जानो, उनके उसके बारे में जानो कि क्या रिसर्च करी क्या नहीं, बट मेरे विचार में साइंटिस्ट को जानना भी बहुत जरूरी है जितना इम्पोर्टेंट उनकी रिसर्च क्योंकि देखो कि जैसे हम साइंटिस्ट के बारे में अगर जानेंगे तो ये बताता है कि वो भी हमारे जैसे ही थे, लाइक वो कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड पीपल नहीं थे, दे वर जस्ट लाइक अस। उन्होंने भी वही किताबें पढ़ी, वही फिजिक्स की थ्योरीज पढ़ी, और उन्होंने दे वर्कड कि आगे इसको कैसे लेकर जा सके थ्योरीज को। बेसिकली उनकी मेंटालिटी समझ आ जाती है। Exactly. हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। ये वाली बात तो खैर काफी अच्छी लगी मेरे को, क्योंकि मैं जब सेक्शन तलाश कर रहा था तो मेरा एक काम है कि मैं बायोग्राफीज वगैरह में तलाश करता रहता हूँ, तो मैंने देखा, मैंने सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स वेबसाइट पे मैंने कहा ये बायोग्राफीज का सेक्शन यहाँ पर क्या कर रहा है, तो मैंने देखा, मैंने पढ़ा, मैंने कहा हाँ यहाँ पर वो नाम है जो मैंने नहीं पढ़े हैं, तो ये काफी अच्छा सेक्शन है। और एक अच्छा सेक्शन वही है जो अब श्रोडिंगर के बारे में आप लोगों को बता दोगे तो फिर क्या ही फर्क पड़ जाएगा, बट वही अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जिनके बारे में लोग जानते नहीं है, सिर्फ उनके स्टूडेंट्स जानते हैं, तब मजा आएगा ना, तब मजा आएगा कि हाँ जी आप बताइए कि क्या नया है, क्या नया आप लेकर आए हैं जी। तो साइंस कम्युनिकेशन की पिछले सवाल में भाई बहुत बात हुई है, और साइंस कम्युनिकेशन आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, हम दोनों ही कर रहे हैं। हमारे कुछ बड़े हैं जैसे जो लोग विज्ञान प्रसार में काम कर रहे हैं, या फिर जो लोग इंडिया साइंस वायर में न्यूज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सब लोग साइंस कम्युनिकेशन कर रहे हैं। पर साइंस कम्युनिकेशन आज के टाइम पर, चाहे वो भारत में हो, एशिया की बात करूं, या मैं पूरे अपने विजन को बढ़ाकर पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं, साइंस कम्युनिकेशन बिटवीन अस एंड द जनरल पब्लिक बहुत बहुत फीका दिखाई देता है एक तरीके से, और इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो है, मतलब लोगों को अभी तक समझ नहीं आई है। कोविड ने कुछ चीजें सिखाने की कोशिश करी है, कोविड ने बताया है कि साइंस का क्या महत्व है। तो आप किस तरह से साइंस कम्युनिकेशन को देखते हैं, क्या इम्पोर्टेंस आपको लगती है इस चीज की, और किस तरह से आप जो भी आजकल चीजें चल रही हैं साइंस कम्युनिकेशन के नाम पर, काफी सारी चीजें चल रही हैं, उससे बचते बचाते किस तरह से ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करते हो, साइंस कम्युनिकेशन का असली चैलेंज जो है क्या रहता है? देखो पहले मैं बताता हूँ कि साइंस कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, एट वन एंड यू हैव रिसर्चर्स वर्किंग इन लेबोरेटरीज, ठीक है, देयर मेन फोकस इज टू फाइंड न्यू थिंग्स, राइट। उनका मेन काम है कि खोज करना, वो चीजें प्रकट करना, वो चीज डेवलप करना जो आज से पहले नहीं पता, ठीक है। एंड दूसरी जगह वो लोग हैं जो जानना चाहते हैं बट दे डोंट हैव अ सोर्स, because these people are busy with their labs and it's not their job to come and satisfy the need of the public for science communication, ठीक है। तो बीच में, इन दोनों के बीच में एक जो गैप है ना, गैप, इसको पूरा करने के लिए साइंस कम्युनिकेशन की जरूरत है। एंड द पब्लिक नीड्स टू नो कि क्या हो रहा है, बिकॉज इट्स द टैक्स पेयर्स मनी दैट इज बीइंग इन्वेस्टेड देयर, एक तरह। जी बिल्कुल। अब मान लो जैसे परसिवरेंस रोवर लैंड करता है मार्स पे, राइट।
तो इट्स द टैक्स पेयर्स, अमेरिकन टैक्स पेयर्स मनी that has been used to do that, and अगर उनको नहीं पता चलेगा कि वहां क्या हो रहा है, आई डोंट थिंक इट्स जस्टिस, राइट? तो इट्स जी वेरी इंपॉर्टेंट कि पब्लिक को पता हो कि क्या चल रहा है मतलब साइंस की दुनिया में, और कैसे मतलब साइंस हमें, बिकॉज आज हमें यही लगता है ना कि हम जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसके पीछे की जो साइंस है वो आज से बहुत साल पहले बनी थी. सो जी पीपल मस्ट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ साइंस ऑल्सो. लाइक आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि वाई आर वी एक्सप्लोरिंग मार्स, वाई आर यू एक्सप्लोरिंग द सोलर सिस्टम एक्सेट्रा, राइट? आज से 100 साल पहले लोग ये कहते होंगे कि एटम को एक्सप्लोर क्यों कर रहे हैं, क्या मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन को पढ़ के, राइट? ये सब चीजें, बिकॉज जो भी द साइंस ऑफ टुडे इज द टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो. आज हमें एस्ट्रोनॉमी की इतनी वो नहीं डेली लाइफ में वैल्यू पता लग रही, लेकिन क्या पता अगले 100 साल में पता लगे, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब फैक्टर है साइंस कम्युनिकेशन के लिए. एंड अब इसको सबसे बड़ा चैलेंज, ओके, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि नई चीज पब्लिक के सामने लाना सबसे बड़ा चैलेंज है. मैं बताता हूँ आपको, सिंपल सी बात बताता हूँ क्यों. आज देखो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आज ये 3 सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं, लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम एंड देन यूट्यूब, आज साइंस कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. बिकॉज इफ यू वांट टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड, ये एक it's a very big platform for you to connect with the world and to pursue a passion of science communication, right? अब तुम्हें मतलब फॉर सपोज हम इंस्टाग्राम का एग्जांपल्स लेते हैं, एंड यू हैव टू, इंस्टाग्राम पे आपने एक पेज बनाया, बहुत बढ़िया बनाया, उस पे आप शेयर कर रहे हो. अब एज एन ऑडियंस में आपको ऑडियंस मेंटालिटी बताता हूँ, ठीक है, क्या होती है. एंड इट्स, ये सबकी मेंटालिटी है, मेरी भी है, आपकी भी है, सबकी है, जनरल ऑडियंस मेंटालिटी है. We tend to interact with something that is familiar to us. By interaction I mean like, comment, share and save. ठीक है? अब देखो क्या होता है, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ. मान लो एक दिन मैं पोस्ट डाल रहा हूँ ब्लैक होल्स के ऊपर, ओके. अब ब्लैक होल्स, people know about it, people have heard about it, people are excited about it. लोग जैसे ही ब्लैक होल्स क्लिक देखते हैं, they immediately tend to click, they immediately tend to like that button. ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है. if some meme comes on my social media news feed and it is relatable, I tend to like it. ठीक है, ये सबके साथ होता है. तो अब इसमें क्या है, एक तरह से एक फीडबैक मैकेनिज्म चल पड़ा है. लोग क्या कर रहे हैं, जो साइंस कम्युनिकेटर्स मोस्टली हैं, वो क्या कर रहे हैं, साइंस कम्युनिकेटर्स बाय मीन जिनके इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं या फिर फेसबुक पे पेजेस हैं, वो क्या कर रहे हैं, टू गेट मोर लाइक्स, दे आर जस्ट पोस्टिंग वन एंड द सेम थिंग, ऑल ऑफ देम. आई वोंट से ऑल ऑफ देम, बट मोस्ट ऑफ देम. ओके, अगर ब्लैक होल्स के ऊपर ज्यादा चल रहा है तो चलो ब्लैक होल्स के ऊपर पोस्ट डाल लें, तो सभी ब्लैक होल्स के ऊपर डाल रहे हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर डाल रहे हैं, राइट? टेस्ला के ऊपर डाल रहे हैं, आइंस्टाइन, न्यूटन, ये सब इनके ऊपर डाल रहे हैं ताकि लाइक्स ज्यादा आए. ठीक है, और अब क्या है इस सिनेरियो में, हाँ, और इसमें ये भी होता है कि एक तरीके से लोग समझते हैं कि हम हलवा बना के परोसते हैं लोगों के सामने, हाँ थ्योरी ऑफ बिल्कुल. रिलेटिविटी अब इस को हलवा सिनेरियो बना में क्या, इस सिनेरियो में पता है क्या हो रहा है, इस सिनेरियो में एक बहुत ही मतलब नेगेटिव चीज जो हो रही है वो ये है कि whenever some page, ठीक है, tries to put forward something new जो लोगों को नहीं पता बट इट इज स्टिल इम्पोर्टेंट, उस पे लाइक्स नहीं आते, उस पे इंटरेक्शंस नहीं आती, एंड एज अ रिजल्ट उस पोस्ट की ज्यादा रीच नहीं होती. आई कैन गिव यू वेरी सिंपल एग्जाम्पल. मैं आज ब्लैक होल्स के ऊपर अपनी टर्म बनाता हूँ, उस पे आई एम 100% श्योर ज्यादा लाइक्स आएंगे देन एनी अदर पोस्ट सच एज एटम इंटरफेरोमीटर या फिर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन. तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज तुम्हें तुम्हारे लिए एज अ साइंस कम्युनिकेटर तुम्हारे लिए वो नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है, लाइक्स वगैरह वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज they are not just likes, they are your reach, they are a measure of how many people your post will be reaching. And agar tumhari reach nahi hai to even if you put though that content that is not well known, wo zyada logon tak pahunchega hi nahi.
सो एज अ मतलब साइंस कम्युनिकेटर्स को ये करना चाहिए कि दे शुड बैलेंस द पोस्ट. ओके, तुम फेमस टॉपिक्स भी डालो, बट एट द सेम टाइम डोंट जस्ट मेक अ फॉल्स इंप्रेशन अमंग द ऑडियंस दैट कि फिजिक्स सिर्फ यही है. Physics is all about, white holes, wormholes, on all these exotic topics. No, physics is much more than that. फिजिक्स के और भी बहुत पहलू हैं. क्वांटम मैकेनिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, और न्यूक्लियर जी फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, मटेरियल साइंस, कंडेंस मैटर फिजिक्स. तो ये सारी चीजें भी हैं, बट नो वन टॉक्स अबाउट देम, क्योंकि वो इतनी ग्लैमरस नहीं है. अब इसमें क्या होता है, आपको चीज। एक बहुत हाँ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ. अब क्या है, मान लो ये मतलब सिर्फ मेरे थॉट्स नहीं है. एक बार मैं एक पंजाब यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस में गया था, तो वहां पर एक प्रोफेसर थे, उनके साथ बात हुई थी मेरी इस बारे में. सो उनको किसी ने पूछा कि माय किड wants to be an astronomer, and he's in 9th standard and he's reading Stephen Hawking books. What should he do next? And do you know, वो फिजिक्स के प्रोफेसर है. एंड डू यू नो व्हाट ही सेड, दैट ही सेड, मतलब what he said really was very, इसको क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव. उन्होंने कहा कि अब जो ये बुक्स है ना, मान लो जितनी स्टीफन हॉकिंग की बुक्स हैं, नील डिग्रास टाइसन की बुक्स हैं, ये सारी अब ये क्या है, दे आर विदाउट इक्वेशंस. ये एक जनरल पब्लिक को एस्ट्रोनॉमी से इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत हेल्पफुल है. एंड आई लाइक देम, बिकॉज जैसे मान लो कोई बच्चा है 8th 9th 10th में, एंड ही रीड्स दोस बुक्स एंड ही इज रियल, दैट्स अ फर्स्ट स्टेप दैट अ स्टूडेंट मस्ट टेक. बट उसको लगता है कि एस्ट्रोनॉमी इज अ वेरी ग्लैमरस फील्ड. लाइक जी आप किसी को कहो, आई एम रिसर्चिंग अबाउट ब्लैक होल्स, आई एम रिसर्चिंग अबाउट वर्म होल्स, ठीक है, तो ये सब तो बहुत कूल लगता है. लेकिन टू बिकम एन एस्ट्रोनॉमर, फर्स्ट यू हैव टू बी अ फिजिसिस्ट. आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी पहले, ठीक है, लेकिन फिजिक्स में तो ये सीधा नहीं आता. फिजिक्स में बंदे पास क्या सामने आता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, वेक्टर कैलकुलस, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं फिजिक्स में. और जब तक ये सारी चीजें आप मास्टर नहीं करते, आप एस्ट्रोनॉमी को प्रोफेशनली नहीं मास्टर कर सकते. सो जी फॉर द यंग पीपल हु वांट टू बिकम एस्ट्रोनॉमर, I have a very important advice कि you should read those pop science books like those of Stephen Hawking and Neil deGrasse Tyson. You should watch documentaries on whatever topics you like, but at the same time, you must keep in mind that that astronomy, the path to astronomy is through physics, and physics and mathematics को जितना मास्टर अच्छे से करोगे, उतनी ही केक वॉक बन जाएगी एस्ट्रोनॉमी आपके लिए. सो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आजकल के यूथ को, जिनको एस्ट्रोनॉमर बनना है, उनको एक माइंड में ये बात रखनी चाहिए कि फिजिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. ये इम्पोर्टेंट एक्चुअली बात ये मैं बहुत लोगों से ये चीज डिस्कस कर चुका हूँ कि काफी साइंटिस्ट हैं, उनसे मैंने ये चीज डिस्कस करी है कि सर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स मान लो या क्वांटम मैकेनिक्स मान लो या एस्ट्रोनॉमी कॉस्मोलॉजी मान लो, तो ये सब एक फैंटेसी की चीजें बन के रह जाती हैं. और जब एक्चुअल इक्वेशन सामने आती है तब बंदे का दिमाग फट जाता है कि क्या हो रहा है ये. तो इसके मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ. देखो, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. अब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बहुत लोगों को बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, ठीक है, इवन मेरे जो क्लासमेट्स थे उनको भी बहुत बोरिंग लगता था, मुझे भी थोड़ा सा लगता था, बट इतना भी नहीं. तो अब देखो, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स अब लोगों को मोस्टली पता नहीं होता क्या है. मोस्टली अब पोस्ट आप देखो इंस्टाग्राम पे, तो आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पे पोस्ट बहुत कम मिलेंगी, क्वांटम मैकेनिक्स में मिलेंगी, रिलेटिविटी में मिलेंगी. स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है. अब अगर क्वांटम किसी को मैकेनिक्स पर भी न्यूट्रॉन वो स्टार्स सिर्फ के बारे में मॉडर्न पढ़ना है, फिजिक्स डालते हैं. हाँ, अब किसी को मान लो न्यूट्रॉन स्टार्स पढ़ने हैं, ठीक है, या व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स पढ़ने हैं, बिना स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के आप कैसे पढ़. मैं आई एम सेइंग पढ़ोगे, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़ना या बस ये कंसेप्ट पढ़ना कि क्या है.
आई एम गोइंग एकेडमिकली कैसे पढ़ोगे, मतलब किस तरह मैथमेटिकली से? कैसे पढ़ोगे, डीप कैसे जाओगे, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बिना तो आप ये सब नहीं पढ़ पाओगे, राइट। और मान लो तुम्हें किसी दूर गैलेक्सी को स्टडी करना है, ठीक है। अब उस गैलेक्सी से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो क्या है, इट इज इंटायरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब जब तक तुम्हें स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं आती, तुम्हें स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में नहीं पता, तब तक तुम कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अच्छे से पढ़ पाओगे, जब राइट। बेसिक्स अब ही नहीं देखो, पता तो उसको अप्लाई कैसे हाँ, करोगे? अब कैसे है कि मान लो किसी हबल्स लॉ है, सबने पढ़ा है, राइट। अब मान लो कोई गैलेक्सी है दूर, ठीक है। तो हमें उसका सिंपल सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, हमें जानना है कि वो कितनी दूर है। तो कैसे करेंगे, मान लो कोई डीप स्पेस में गैलेक्सी है जिसके ऊपर हबल्स लॉ लगा सकते हैं, तो कैसे पता करेंगे, हम देखेंगे उसका रेड शिफ्ट कितना है, ठीक है। रेड शिफ्ट के लिए हम क्या करेंगे, कोई एक स्पेक्ट्रल लाइन चूज करेंगे। मान लो मैंने एच अल्फा लाइन ली 656 नैनोमीटर। 656 नैनोमीटर ये जो लाइन है, जब इलेक्ट्रॉन n = 3 to n = 2 पे आता है, जो कि एटॉमिक फिजिक्स का कंसेप्ट है, वो तब एमिट होती है। तो हम देखेंगे उसकी वेवलेंथ वहां कितनी है, 656 नैनोमीटर। यहाँ जब आई तो वो मान लो 670 हो गई। तो ये सारे कंसेप्ट यूज करके हम ये पता कर सकते हैं वो कितनी तेज दूर जा रही है और कितनी दूर है। तो अब देखो, एक गैलेक्सी का डिस्टेंस पता करने के लिए मुझे स्पेक्ट्रोस्कोपी की कितनी जरूरत पड़ी, बट ये तो हमें नहीं पढ़ाया जाता ना उन बुक्स में, सभी बुक्स में। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ यू आर एन साइंस कम्युनिकेटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, you don't create a false image in the minds of your audience कि सिर्फ all this कि बहुत ही glamorous subject को उसको ऐसे पेश करो, but you should also talk about reality कि क्या क्या सच में चाहिए एस्ट्रोनॉमी पढ़ने के लिए, what is the physics involved। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जी। so that a person knows कि हाँ, मैं एस्ट्रोनॉमी पढ़ने जा रहा हूँ, what I will be facing in my journey। क्योंकि देखो, एस्ट्रोनॉमी इज नॉट समथिंग कि तुम सीधा बीएससी में पढ़ना शुरू कर दो, नो। एंड जो अभी मेरे एक प्रोफेसर हैं, डॉक्टर आभास मित्रा, आपने नाम सुना होगा। हाँ। तो हाँ, मैंने उनके साथ काम भी किया था उनकी बुक पे, तो उन्होंने मेरे को मेंशन भी किया था अपनी बुक में। सो व्हेन आई वाज इन बीएससी आई केम इन टच विद हिम, एंड ये चीज मुझे उन्होंने समझाई कि बेटा, एस्ट्रोनॉमी इज नथिंग बट फिजिक्स applied to outer space। तो I used to ask him, should I go for MSc in astronomy if I want to study the universe? He said no. He said go for MSc in physics, and if you want to become a professional astronomer, choose PhD in astronomy. But the stronger the hold is in physics, the better the hold becomes in astronomy। तो ये उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली थी बहुत ज्यादा, और उन्हीं का मैसेज है एक तरह से जो मैं आगे रियलाइज किया और आगे दे रहा हूँ। जी, बहुत बढ़िया। तो अब समय है एक और गेस्ट को जो है वो इनवाइट करने का, तो भाई बुला लिया जाए। बुला लिया जाए।